एवरीवन, कैसे हो सब। रीड का सेशन चल रहा था, सूक्ष्म जीव पढ़ रहे थे। सूक्ष्म जीव टॉपिक था और सूक्ष्म जीव में साफ साफ दे रखा है लाभदायक और अलाभदायक सूक्ष्म जीव। लाभदायक सूक्ष्म जीव के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। पिछले लेक्चर में जो औद्योगिक उत्पाद हैं उनमें सूक्ष्म जीव किस प्रकार से इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं वो देखा था। आज जो डिस्कस करने वाले हैं वो है वाहित मल में सूक्ष्म जीव है वो किस प्रकार से अपना रोल प्ले करते हैं। वाहित मल में सूक्ष्म जीवों का उपयोग, सूक्ष्म जीवों माइक्रो ऑर्गेनिज्म का उपयोग। वाहित मल को जिसे सीवेज कहा जाता है, वाहित मल जिसे सीवेज कहा जाता है, इसमें सूक्ष्म जीव किस प्रकार से इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं इसके बारे में डिस्कस करेंगे। आप सबको विदित है कि प्रतिदिन शहरों में, नगरों में प्रतिदिन है वो व्यर्थ जल की मात्रा है, वो बड़ी मात्रा में व्यर्थ जल है वो खपत हो रहा है। व्यर्थ जल की बड़ी मात्रा जनित हो रही है नगरों में। तो जो व्यर्थ जल है, बड़ी मात्रा नगरों में इस व्यर्थ जल की, यानी जो वाटर उपयोग में नहीं आ रहा है, इसकी खपत होती है। तो इस व्यर्थ जल का प्रमुख घटक क्या है? प्रमुख घटक है वो किसे मान सकते हैं? प्रमुख घटक किसे मान सकते हैं? तो इस व्यर्थ जल का प्रमुख घटक होता है मनुष्य का जो मल मूत्र होता है, मनुष्य का जो स्टूल होता है, मल मूत्र होता है, वो इस व्यर्थ जल का, वाहित मल का जो है प्रमुख घटक माना जाता है। इस व्यर्थ जल को ही, वाहित मल क्या होता है, इस व्यर्थ जल को ही सीवेज कहा जाता है। इस व्यर्थ जल को ही क्या कहते हैं? इसे ही सीवेज है वो कहा जाता है। इस सीवेज में क्या प्रेजेंट होते हैं, क्या उपस्थित होते हैं? इस सीवेज में आपके कार्बनिक अम्ल उपस्थित होते हैं। इसमें कार्बनिक ऑर्गेनिक एसिड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड आप बोल सकते हो, ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो उपस्थित होते हैं। इसके साथ साथ में माइक्रो ऑर्गेनिज्म उपस्थित होते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म की मैं बात करूं तो हानिकारक सूक्ष्म जीव भी होते हैं और लाभदायक सूक्ष्म जीव भी होते हैं। लाभदायक जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो किस प्रकार से अपना काम करते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो जो सीवेज है उसमें कार्बोनिक एसिड वगैरह, ये सब कार्बनिक पदार्थ वगैरह और माइक्रो सूक्ष्म जीव वगैरह उपस्थित होते हैं। अब एक क्वेश्चन ये उठता है, आपको आश्चर्य होगा इसके लिए कि प्रतिदिन है इस व्यर्थ जल का, प्रतिदिन इस व्यर्थ जल का किस प्रकार से निपटान किया जाता है। रोजाना जो व्यर्थ जल होता है इसका किस प्रकार से निपटान किया जाता है। क्योंकि एक चीज तो यह श्योर है, क्योंकि इसे सीधे ही इसे जो प्राकृतिक जल स्रोत हैं उनमें विसर्जित नहीं किया जाता है। सीधे तौर पर व्यर्थ जो जल होता है उसको सीधे तौर पर प्राकृतिक जल स्रोत, जैसे कि आपके नदी हो गए, आपके तालाब हो गए, झरने हो गए, इनमें डायरेक्टली इनको नहीं डाला जाता है, डायरेक्टली इनको विसर्जित नहीं किया जाता है। तो फिर इनका क्या किया जाता है? जो सीवेज होता है इसका क्या किया जाता है? इसका किया जाता है पूर्व उपचार। सीवेज का पूर्व उपचार किया जाता है, इसको उपचारित किया जाता है और इसका जो उपचार है वो किया जाता है सीवेज संयंत्र होते हैं, उन सीवेज संयंत्र में, वाहित मल संयंत्र होते हैं, उनमें इसका पूर्व उपचार किया जाता है। देन जो उपचारित जो वाटर होता है
उसको नदी नालों में, नदी झरनों में उनको वहाँ पे विसर्जित किया जाता है। जो इनका ट्रीटमेंट किया जाता है सीवेज, जो संयंत्र में सीवेज का जो ट्रीटमेंट किया जाता है वो ट्रीटमेंट किया जाता है सूक्ष्म जीव की मदद से। वो ट्रीटमेंट किया जाता है सूक्ष्म जीव की मदद से। देखिए सूक्ष्म जीव हैं वो किस प्रकार से इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। इनके बगैर हैं वो ना जाने कितनी ही नदियाँ, ना जाने कितने ही समुद्र वगैरह वो है वो दूषित हो जाते अब तक बहुत ज़्यादा। तो जो सीवेज का जो ट्रीटमेंट है उसकी मैं चरण की बात करूं, स्टेप की मैं बात करूं, किसके, सीवेज ट्रीटमेंट के। सीवेज ट्रीटमेंट के मैं चरण की बात करूं तो सीवेज का जो ट्रीटमेंट है वो 2 चरण में संपन्न होता है। पहले चरण को कहा जाता है प्राइमरी ट्रीटमेंट, पहले चरण को कहा जाता है प्राइमरी ट्रीटमेंट, जिसे प्राथमिक उपचार भी कहते हैं, प्राथमिक उपचार। और दूसरे चरण को कहा जाता है सेकेंडरी ट्रीटमेंट, और सेकेंडरी ट्रीटमेंट को कहा जाता है द्वितीय उपचार। सेकेंडरी ट्रीटमेंट को कहा जाता है द्वितीय उपचार। इसे बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी कहा जाता है। तो प्राइमरी ट्रीटमेंट के प्राथमिक उपचार की मैं बात करूं या प्राथमिक चरण इसे बोल सकते हैं, इसे द्वितीय चरण या द्वितीय ट्रीटमेंट वगैरह बोल सकते हैं। प्राथमिक मैं ट्रीटमेंट की बात करूं तो इसमें क्या किया जाता है, इसमें फिजिकली सेपरेट किया जाता है। इसमें जो बड़े प्राथमिक चरण में सबसे पहले, प्राथमिक चरण का तात्पर्य ये है कि जो सीवेज होगा उसका सबसे पहले क्या होगा, सीवेज का सबसे पहले होगा ये कि जो सीवेज में बड़े कूड़े करकट हैं, जो सीवेज में कूड़े करकट हैं उनका क्या किया जाएगा, कूड़े करकट का उनको फिल्ट्रेट किया जाएगा, कूड़े करकट को उनका फिल्ट्रेशन किया जाएगा। देन उनका क्या किया जाएगा, उनका सेडिमेंटेशन किया जाएगा, उनका अवसादन किया जाएगा, उनका निषेधन किया जाएगा, उनका अवसादन किया जाएगा। और उसके द्वारा, इनके द्वारा क्या किया जाएगा, जो कूड़े करकट हैं उनको फिजिकली सेपरेट कर लिया जाएगा, उनको भौतिक रूप से सेपरेट कर लिया जाएगा। ये होता है प्राइमरी ट्रीटमेंट में। प्राइमरी ट्रीटमेंट में क्या होता है कि जो सीवेज होता है, सबसे पहला चरण यह होता है कि सीवेज में जो बड़े कूड़े करकट होते हैं उनका फिल्ट्रेशन किया जाता है, सेडिमेंटेशन किया जाता है, अवसादन किया जाता है। इसके द्वारा इस कूड़े करकट को भौतिक रूप से अलग कर लिया जाता है। इसमें अलग अलग चरण होते हैं, अलग अलग चरण है, भिन्न भिन्न चरण है वो इसमें संपन्न होते हैं, भिन्न भिन्न स्टेप इसमें संपन्न होते हैं। संपन्न कैसे होते हैं कि इनिशियली रूप से, आरंभिक रूप से मैं बात करूं तो आरंभिक रूप से सबसे पहले क्या होता है कि तैरते हुए कूड़े करकट है, इनको क्या किया जाता है, इनको हटा लिया जाता है। इनिशियल रूप से क्या होता है कि तैरते हुए कूड़े करकट को हटा लिया जाता है और ये प्रोसेस होती है अनुक्रमिक सीक्वेंसली फिल्ट्रेशन के द्वारा, निषेधन के द्वारा, सीक्वेंसली फिल्ट्रेशन अनुक्रमिक निषेधन के द्वारा जो कूड़े करकट है, तैरते हुए कूड़े करकट है, उनको सीवेज से हटा लिया जाता है। देन क्या होता है, देन जो कूड़े करकट को हटा लिए जाने के बाद में, उसके बाद में सेकेंड प्रोसेस में क्या होता है, जो ग्रिट होता है उस ग्रिट को हटाया जाता है। ग्रिट किसे कहते हैं, ग्रिट जो मृदा होती है, जो आपकी मिट्टी होती है प्लस जो
पावेल वगैरह होते हैं, गुटिकार पावेल, उनको ग्रिट कहा जाता है। उनको निष्कासित कर लिया जाता है, उनको निष्कासित कर लिया जाता है। उनको निष्कासित है वो कैसे करते हैं, उनको अवसादन के द्वारा, अवसादन यानी सेडिमेंटेशन के द्वारा उनको निष्कासित कर लिया जाता है। होता यह है कि जो सॉलिड बचता है, जो सॉलिड, जो अपांग के नीचे जो सॉलिड बचता है, उस सॉलिड और जो प्लावी होता है ऊपर तैरता हुआ कुछ जो सुपरनेटेंट जिसको कहते हैं, सॉलिड यानी जो ठोस पदार्थ वगैरह होते हैं, ठोस पदार्थ, और जो प्लावी जो कि नीचे बैठे हुए होते हैं, और जो प्लावी पदार्थ यानी कि ऊपर तैरते हुए, प्लावी यानी जो ऊपर तैरते हैं, जो कूड़े करकट इनसे हल्के होते हैं, और जिन्हें सुपरनेटेंट कहा जाता है, सुपरनेटेंट है ना। तो सॉलिड और जो सुपरनेटेंट होते हैं, सुपरनेटेंट होते हैं, इसको मिलाकर, इन दोनों को मिलाकर इन्फ्लुएंट का निर्माण किया जाता है। इनको मिलाकर इन्फ्लुएंट यानी बहिस्राव का निर्माण होता है। उसकी ये प्रोसेस होने के बाद में क्या होती है, जो सॉलिड और सुपरनेटेंट है, जो ठोस पदार्थ हैं जो नीचे बैठे हुए होते हैं, और जो प्लावी पदार्थ है ऊपर तैरते हुए पदार्थ होते हैं, सुपरनेटेंट होते हैं, इन दोनों को मिलाकर इन्फ्लुएंट यानी बहिस्राव का निर्माण है वो किया जाता है। अब इस इन्फ्लुएंट को क्या होगा, अब इस इन्फ्लुएंट को सेटलिंग टैंक, प्राइमरी सेटलिंग टैंक होता है, प्राथमिक सेटलिंग टैंक होता है। इस प्राथमिक सेटलिंग टैंक की मदद से द्वितीय उपचार सेकेंडरी ट्रीटमेंट या सेकेंडरी चरण में भेज दिया जाता है। ये सारी प्रोसेस होती है प्राथमिक चरण में, यानी सबसे पहले क्या होता है, एक बार रिपीट कर देती हूँ कि सीवेज के ट्रीटमेंट में सूक्ष्म जीव का उपयोग पढ़ रहे हैं। टॉपिक सूक्ष्म जीव दे रखा है, सूक्ष्म जीव लाभदायक सूक्ष्म जीव के बारे में डिस्कस कर रहे हैं कि सूक्ष्म जीव किस प्रकार से उपयोगी होते हैं। ये सारी प्रोसेस इसमें होती है। इसमें 2 चरण होते हैं, एक प्राथमिक चरण होता है, एक द्वितीय चरण होता है। सबसे पहले क्या किया जाता है कि कूड़े करकट को हटा लिया जाता है फिल्ट्रेशन के द्वारा। देन जो बचा हुआ पदार्थ होता है वो ग्रिट है, उस ग्रिट को निष्कासित कर लिया जाए। अपशिष्ट पदार्थ, बचा हुआ जो अपशिष्ट पदार्थ होता है सीवेज में से कूड़े करकट को हटाने के बाद में उसको मृदा और जो पावेल वगैरह होते हैं उसको कहते हैं, उसको अवसादन के द्वारा निष्कासित कर लिया जाता है। देन जो सॉलिड पदार्थ होते हैं, ठोस पदार्थ और जो प्लावी पदार्थ होते हैं, इनको बहिस्राव कहते हैं। बहिस्राव का ये निर्माण करते हैं और इनको प्राइमरी सेटलिंग टैंक की मदद से द्वितीय उपचार के लिए भेज दिया जाता है। अब बात करते हैं कि द्वितीय उपचार में क्या होता है, सेकेंडरी ट्रीटमेंट में क्या होता है, इसके बारे में जो है वो डिस्कस करते हैं। आई होप आप सबको समझ में आ रहा होगा। तो अपने फ्रेंड्स के साथ में भी इसे शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि वो जो लोग रीट की तैयारी कर रहे हैं उनको सबको इस चीज़ का फ़ायदा मिले। तो द्वितीय ट्रीटमेंट में क्या होता है, द्वितीय चरण में क्या होता है। द्वितीय चरण में सबसे पहले द्वितीय चरण में जो बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट इसे कहा जाता है। द्वितीय चरण को कहा जाता है बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। द्वितीय चरण में क्या होता है, द्वितीय चरण में इसे बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी कहा जाता है। बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट द्वितीय चरण को बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट कहा जाता है। इसमें क्या होता है, जो प्राथमिक बहिस्राव होता है, प्राथमिक बहिस्राव जो मैंने अभी आपको बताया था, द्वितीय चरण में क्या होता है, जो प्राथमिक बहिस्राव होता है, प्राथमिक जो बहिस्राव होता है, प्राइमरी इन्फ्लुएंट होता है, उसको गुजारा जाता है किससे, बड़े वायवीय टैंक से।
बड़े वायवीय टैंक से प्राइमरी इन्फ्लुएंट को क्या किया जाता है, बड़े वायवीय टैंक से प्राइमरी इन्फ्लुएंट को गुजारा जाता है। इस दौरान क्या होता है, इस दौरान जो इसको क्या किया जाता है, इसको यांत्रिक रूप से हिलाया जाता है, इसको यांत्रिक रूप से हिलाया जाता है और इसमें इसमें हवा को या वायु को पंप किया जाता है, वायु को पंप किया जाता है। जब इसको बड़े वायवीय टैंक में से गुजारा जाता है तब इसको यांत्रिक रूप से इसको हिलाया जाता है और इसको वायु को पंप किया जाता है। इससे क्या होता है, इससे क्या होता है इस प्रोसेस के द्वारा होता यह है कि जो लाभदायक सूक्ष्म जीव, ध्यान दीजिएगा, जो लाभदायक वायवीय सूक्ष्म जीव, यहाँ पे शब्द बोल रही हूँ वायवीय सूक्ष्म जीव, एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो लाभदायक सूक्ष्म जीव वायवीय सूक्ष्म जीव होते हैं, वो लाभदायक वायवीय सूक्ष्म जीव की एक स्ट्रोंग सशक्त वृद्धि है वो होने लग जाती है, स्ट्रोंग सशक्त वृद्धि उर्णक के रूप में होने लग जाती है। उर्णक क्या होता है, उर्णक आप यूं समझिए जैसे कि फंजाई जो कवकीय तंतु के साथ में बैक्टीरिया जीवाणु के साथ एक जाली रूपा जो स्ट्रक्चर होती है, संरचना होती है, उसको उर्णक कहा जाता है। तो इसकी वृद्धि होने लगती है। वृद्धि के दौरान क्या होता है, सूक्ष्म जीवों की इनकी उर्णक के रूप में वृद्धि के दौरान होता यह है कि जो इन्फ्लुएंट होता है, बहिस्राव होता है, इस बहिस्राव में इन्फ्लुएंट होता है, वृद्धि के दौरान क्या होता है, इनकी वृद्धि होने लगती है और इस वृद्धि के दौरान क्या होता है, इस वृद्धि के दौरान जो इन्फ्लुएंट होता है, बहिस्राव होता है, इसमें कार्बनिक पदार्थ मैंने आपको पहले बताए थे, उन कार्बनिक पदार्थ की वो खपत है वो बढ़ने लग जाती है। कार्बनिक पदार्थ की खपत है वो विभिन्न कार्बनिक पदार्थ है उनके विभिन्न भागों की खपत है वो इंक्रीज होने लग जाती है। यह सूक्ष्म जीव क्या काम करते हैं, यह क्या काम करता है, कार्बनिक पदार्थ की खपत प्रमुख भागों की खपत होने लग जाती है तो यह क्या काम करते हैं, यह जो बीओडी है उस बीओडी को क्या काम करते हैं, बीओडी घट जाती है, बीओडी को घटा देते हैं, बीओडी इससे घट जाती है। बीओडी क्या होती है, यानी कि यांत्रिक रूप से हिलाया जाता है, वायु को पंप किया जाता है, जिससे क्या होता है, वायवीय जो सूक्ष्म जीव है वो उर्णक के रूप में वृद्धि करने लगते हैं। वृद्धि करने से जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं उनके विभिन्न भागों की खपत होने लग जाती है, जिससे इन्फ्लुएंट का जो बीओडी है वो ये घटा देते हैं। बीओडी क्या होता है, बीओडी होता है बायोकेमिकल, यहाँ पे बीओडी का अर्थ है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। बीओडी क्या है, बीओडी की फुल फॉर्म होती है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। बीओडी क्या है कि बीओडी एक ऑक्सीजन को इंडिकेट कर रहा है जो कि जीवाणु के द्वारा 1 लीटर पानी में कार्बनिक पदार्थों को ऑक्सीडाइज कर सके। आप समझ रहे होंगे, यहाँ पे बीओडी का अर्थ होता है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। बीओडी क्या है, यह ऑक्सीजन को इंडिकेट करता है जो कि जीवाणु के द्वारा 1 लीटर पानी में उपस्थित कार्बनिक पदार्थ होते हैं उनको ऑक्सीडाइज कर सके, ऑक्सीकृत है वो कर सके। वाहित मल का जो उपचार है, वाहित मल का जो सीवेज है, सीवेज का तब तक उपचार किया जाता है, सीवेज का तब तक उपचार किया जाता है जब तक बीओडी घट ना जाए। बीओडी बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड जब तक घट ना जाती है तब तक उसका उपचार किया जाता है। एक वाटर के नमूने में, जल के नमूने में सूक्ष्म जीव होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, तो वाटर के नमूने में सूक्ष्म जीव के ऑक्सीजन के उद्ग्रहण का जो मापन है
वाटर के नमूने में मैं सिंपलेस्ट तौर पर आपको ये समझा देती हूँ बीओडी के बारे में कि एक जल का एक नमूना है, कुछ वाटर है, उस वाटर में जो सूक्ष्म जीव है वो ऑक्सीजन को इनटेक कर रहे हैं, ऑक्सीजन को ले रहे हैं, क्योंकि मैंने तभी यहाँ पे आपको जोर देकर वायवीय सूक्ष्म जीव यहाँ पे बताया था। तो जो ऑक्सीजन को इनटेक कर रहे हैं उनका जो उनकी ऑक्सीजन को इनटेक करने की जो दर का मापन है वो ही बीओडी है। दर का मापन ही क्या है? बीओडी है। आप समझ रहे होंगे स्पष्ट तौर पर। अप्रत्यक्ष रूप से जो बीओडी है, अप्रत्यक्ष रूप से, इनडायरेक्टली रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से मैं आपको बताऊं बीओडी क्या है। मैं 5-6 परिभाषा यहाँ पे देने की कोशिश कर रही हूँ, आपको समझ में आ जाए। अप्रत्यक्ष रूप से बीओडी ये समझ लीजिएगा कि जो जल में कार्बनिक पदार्थ उपस्थित होते हैं वो ही बीओडी है, वो ही बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड है। इनडायरेक्टली तौर पर ऐसा आप समझ सकते हैं। जब व्यर्थ जल का जब सीवेज का बीओडी है वो ज़्यादा होगा, इस चीज़ को आप दिमाग में रख लीजिएगा, आपके अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा सब कुछ। जब व्यर्थ जल का सीवेज का बीओडी ज़्यादा होगा, इट मीन्स क्या होगा? वो व्यर्थ जल है, वो जो सीवेज है वो ज़्यादा प्रदूषित होगा, वो ज़्यादा प्रदूषित होगा। इस चीज़ को आप दिमाग में रखना। एक बार जब बीओडी क्या हो जाती है, एक बार जब बीओडी घट जाती है, एक बार जब बीओडी है वो बीओडी का वाहित मल का सीवेज का जो बीओडी है वो घट जाता है, तो उसके बाद में तब क्या होते हैं, जो इन्फ्लुएंट होता है, जो बहिस्राव होता है, इन्फ्लुएंट होता है, उसको भेजते हैं। कहाँ पर उसको भेजते हैं? इन्फ्लुएंट को भेजते हैं सेटलिंग टैंक में इन्फ्लुएंट को भेजते हैं। जब एक बार बीओडी है, सीवेज का बीओडी कट गया है, तब इन्फ्लुएंट को सेटलिंग टैंक में भेजते हैं। सेटलिंग को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? सेटलिंग को कहा जाता है आपका निषादन है, वो हिंदी में होता है सेटलिंग का। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, सेटलिंग टैंक में जीवाणु का, बैक्टीरिया का झुंड होता है जिसे फ्लॉक्स कहा जाता है। इस बैक्टीरिया के झुंड के द्वारा परिवर्तित किया जाता है अवसाधन में, इसको सेडिमेंटेशन में, अवसाधन में इसको परिवर्तित किया जाता है। फ्लॉक्स क्या है? बैक्टीरियाओं का, जीवाणु का झुंड होता है और ये अवसाधन कहलाता है। ये अवसाधन आपका क्या कहलाता है? ये कहलाता है सक्रिय। ये अवसाधन आपका कहलाता है सक्रिय आपन। ये अवसाधन आपका सक्रिय आपन कहा जाता है। माइक्रोब स्लज इसको कहा जाता है। इसके छोटे से भाग को इन्फ्लुएंट की ये प्रोसेस हो गई। अब इसके छोटे से भाग को क्या किया जाता है? छोटे से भाग को एक वायवीय टैंक में पंप किया जाता है। वायवीय टैंक में इसके छोटे से भाग को पंप किया जाता है और यह क्या कहलाता है? यह कहलाता है आपंक का निवेश द्रव्य। मैंने आपको पहले भी मैं बता चुकी हूँ कि क्या होता है। इनिशियली जो लिक्विड है, मैं जब सूक्ष्म माइक्रो ऑर्गेनिज्म का फर्स्ट लेक्चर ले रही थी तब में मैंने इसके निवेश द्रव्य क्या होता है इसके बारे में डिस्कस किया था। तो जो वायवीय टैंक में इसके छोटे से भाग को जो है वो पंप किया जाता है, इसे निवेश द्रव्य कहा जाता है। इसके बाद में क्या होता है, जो कि इन्फ्लुएंट का जो अवसाधन हो गया और छोटे से भाग को इसके वायवीय टैंक में पंप कर दिया गया। देन जो बचा खुचा मुख्य भाग होता है, बचा हुआ जो मुख्य भाग होता है,
जो आपन का बचा हुआ भाग होता है, आपन का जो बचा हुआ मुख्य भाग होता है, आपन का जो बचा हुआ मुख्य भाग होता है, इसको पंप किया जाता है। और पंप कहाँ किया जाता है? बड़े टैंक में। बड़े टैंक में इसको पंप किया जाता है और उसे कहा जाता है अवायवीय, ध्यान दीजिएगा, अवायवीय आपंग संपाचितर, संपाचितर, अवायवीय आपंग संपाचितर, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है एनारोबिक, एनारोबिक स्लज, स्लज डाइजेस्टर। ध्यान दीजिएगा, जो बचा कुचा भाग होता है आपन का, जो स्लज का, उसको बड़े टैंक में पंप किया जाता है और इसे कहा जाता है एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर। यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर इस टैंक में यहाँ पर क्या होता है? जीवाणु की किस्में होती हैं, विभिन्न बैक्टीरियाओं की, जीवाणु की किस्में होती हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा, वो जीवाणु कैसे होते हैं? वो जीवाणु एनारोबिक होते हैं, अवायवीय बैक्टीरिया होते हैं। ये जीवाणु क्या काम करते हैं? ये अपांग में उपस्थित ये जीवाणु क्या काम करते हैं? ये जीवाणु काम करते हैं जो अपांग, जो स्लज है, उस स्लज में उपस्थित जो अन्य जीवाणु होते हैं, अन्य जीवाणु और जो कवक होते हैं, उन कवक का क्या काम करते हैं? उन कवक का ये डाइजेशन कर लेते हैं। ये डाइजेशन है, डाइजेशन यानी कि इनको, ये जीवाणु की अवायवीय जो जीवाणु की बैक्टीरिया की किस्में होती हैं, इनको ये डाइजेस्ट कर लेती हैं, इनको पचा लेती हैं, पाचन कर लेती हैं। पाचन के दौरान एक्चुअली होता यह है, पाचन के दौरान क्या होता है? पाचन के दौरान यह होता है कि ये तो जीवाणु की किस्में होती हैं, ये गैस उत्पन्न करती हैं, ये गैस उत्पन्न करती हैं और वो गैस होती है आपकी मीथेन। इम्पोर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, याद रखिएगा, वो गैस होती है आपकी मीथेन, वो गैस होती है हाइड्रोजन सल्फाइड, वो गैस होती है कार्बन डाइऑक्साइड। CH4 को मीथेन कहा जाता है, H2S को हाइड्रोजन सल्फाइड कहा जाता है और CO2 को कार्बन डाइऑक्साइड कहा जाता है। और इन गैसों को क्या कहा जाता है? इन गैसों को बायोगैस कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन में पूछ लिया जाता है बायोगैस का मिश्रण, मिक्सचर है, वो क्या क्या, कौन सी गैसों का बायोगैस का मिक्सचर है, मिश्रण है? तो ये 3 गैस हैं, CH4, H2S, CO2, मेनली इनके मिक्सचर को बायोगैस है वो कहा जाता है। तो इन बैक्टीरिया, जो एनारोबिक बैक्टीरिया होते हैं, अवायवीय जीवाणु होते हैं, इनके द्वारा इनको है वो बायोगैस का निर्माण किया जाता है। एक्चुअली में होता यह है कि ये बायोगैस है, ये जो गैसें हैं, ये ज्वलनशील होती है, ज्वलनशील होती है, इसलिए इनका जो उपयोग है, इन गैसों का उपयोग है, वो एनर्जी सोर्स के रूप में, ऊर्जा स्रोत के रूप में, ऊर्जा के स्रोत के रूप में इनका उपयोग है वो किया जाता है। सेकेंडरी ट्रीटमेंट के से जो इन्फ्लुएंट है उसको क्या किया जाता है? यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब जो यहाँ पे बड़े टैंक में आया, जीवाणु की ये सारी प्रोसेस हुई, अब हुआ ये कि जो सेकेंडरी ट्रीटमेंट है, सेकेंडरी ट्रीटमेंट से जो सीवेज, जो इन्फ्लुएंट बचा है, बहिस्राव बचा है, ये सब होने के बाद में इसको क्या किया जाता है? अब इसको, मैंने एक लाइन आपको पहले बोली थी कि जो सीवेज होता है उसको सीधे ही प्राकृतिक स्रोतों में विसर्जित नहीं किया जाता है। तो ये सारी प्रोसेस होती हैं, सूक्ष्म जीव इसमें इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। देन अब इस इन्फ्लुएंट को प्राकृतिक स्रोत होते हैं, उन प्राकृतिक स्रोत में
प्राकृतिक स्रोत जैसे कि नदियाँ, जैसे कि तालाब, इनमें इनको विसर्जित किया जाता है या इनको छोड़ दिया जाता है प्राकृतिक स्रोतों के अंदर। आप अप्रिशिएट होंगे इस चीज के लिए कि किस प्रकार से सूक्ष्म जीव हैं, कि आप अप्रिशिएट होंगे किस प्रकार से सूक्ष्म जीव प्रतिदिन पूरे संसार में सीवेज के लाखों करोड़ों गैलन पानी का उपचारित कर रहे हैं, उनको ट्रीट कर रहे हैं। अवेयर होंगे कि इस चीज के लिए भी आप अवेयर होंगे कि जो संसार में सबसे ज़्यादा है वो इस प्रणाली का उपयोग किया जा रहा है। जो ट्रीटमेंट है, ये जो प्रणाली है, प्राइमरी ट्रीटमेंट, सेकेंडरी ट्रीटमेंट, ये जो वाहितमल जो संयंत्र है, इस प्रणाली का उपयोग संसार के लगभग सभी भागों में किया जा रहा है। और आपको यह भी पता होगा कि बढ़ते हुए अर्बनाइजेशन की वजह से, बढ़ते हुए शहरीकरण की वजह से होता यह है कि जो सीवेज है उसकी मात्रा इंक्रीज होती जाती है। सीवेज की मात्रा अर्बनाइजेशन के कारण इंक्रीज हो रही है, लेकिन उससे निपटने के लिए जो सीवेज ट्रीटमेंट है, जो संयंत्र है, वो उतने नहीं हैं जितने इसकी मात्रा इंक्रीज हो रही है। तो एक्चुअली में होता यह है कि बड़े महानगरों में जो इसको डायरेक्टली सीधे ही प्राकृतिक नेचुरल जो स्रोत होते हैं, नदी तालाब है, इनमें इनको डायरेक्टली ही छोड़ दिया जाता है, जिसकी वजह से जो नदियां हैं वो प्रदूषित होने लगी हैं और जो विभिन्न जो जल जनित रोग हैं उनकी संख्या भी इंक्रीज होने लगी है इसकी वजह से। और पर्यावरण और वन मंत्रालय ने एक चीज वो किया था, सूत्रपात किया था एक चीज का, वो किया था आपका गंगा एक्शन प्लान और जो गंगा एक्शन प्लान और यमुना एक्शन प्लान का सूत्रपात किया था। और इन योजनाओं के अंतर्गत जो सीवेज ट्रीटमेंट के लिए ज़्यादा से ज़्यादा जो संयंत्र है वो लगाने का इनमें प्रस्ताव हुआ था। इस प्रकार से सीवेज के ट्रीटमेंट में सूक्ष्म जीव, माइक्रो ऑर्गेनिज्म किस प्रकार से इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, इसकी क्या प्रोसेस होती है, वो अपन ने डिस्कस किया। तो आई होप मैं यहाँ पे क्लियर रही होंगी, आप सबको समझ में आया होगा। अगर समझ में आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए। ऑल द बेस्ट।